हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। तो ये मुद्दे हैं, एक तो मंडल कमीशन और दूसरा कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों, जब भी हम कभी बात करते हैं आर्टिकल 15 की या मोस्टली आर्टिकल 16 की, तो इन दो मुद्दों की बहुत सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल 16 को पढ़ने से पहले हम आज बात करेंगे मंडल कमीशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाएं। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, बीइंग लॉ गाय। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 जनवरी 1979 जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ने एक कमीशन बनाया जो कि ये देखता था, और इसका नाम दिया गया सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कमीशन। इस कमीशन का काम ये था कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको एक सूची बनाई जाए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए क्या हम प्रावधान कर सकते हैं, इस पे अपने विचार व्यक्त करके एक रिपोर्ट बनाए। इस कमीशन के मुख्य उद्देश्य यही था कि कैसे हम पिछड़ी जातियों को या पिछड़े लोगों को, जो सामाजिक और शिक्षा के आधार पर पिछड़े हैं, उन्हें हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं या समानता का दर्जा दे सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारे उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी। अब आते हैं, मैंडेट टू स्टडी द कंडीशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट एंड रिकमेंड स्टेप्स टू देयर एडवांसमेंट। तो इस कमीशन में ये बोला गया कि आप ऐसे लोगों को चुनिए और उनके बारे में खोज करिए और उन पर सुझाव दीजिए कि हम कैसे पिछड़े लोगों को, जो सामाजिक और शिक्षा के आधार पर पिछड़े लोग हैं, उनको हम कैसे एडवांस कर सकते हैं, उनको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसका नाम, इट वॉज हेडेड बाय बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये एक 5 सदस्यीय कमेटी थी। कमीशन का नाम में 5 लोग थे और जिसको लीड कर रहे थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसीलिए इस कमीशन का नाम मंडल कमीशन रखा गया बाद में। तो दोस्तों, ये है मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, जो इस कमीशन के हेड थे। अब देखते हैं कि इस कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दोस्तों, ये जो कमीशन बना, इसने अपनी रिपोर्ट 1931 की सेंसस यानी कि 1931 की जनगणना के आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाई। उस समय जो ओबीसी की जातियां थी वो तकरीबन 52% थी, यानी कि 52% थी देश में। यूजिंग 11 इंडिकेटर्स, सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक, द कमीशन हैड आइडेंटिफाइड 3743 डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज एज ए मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास। तकरीबन 11 पॉइंटों के आधार पर, जिसमें से सोशल और इकोनॉमिक एक मेन आधार थे, इस कमीशन ने लगभग 3743 जातियों को और वर्गों की पहचान की और ये बताया कि ये सभी लोग बैकवर्ड हैं या बैकवर्ड वर्ग से आते हैं। द ओबीसी कैटेगरी इज एस्टिमेटेड कंप्रोमाइज 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जैसे कि मैंने बताया, इस ओबीसी जाति या वर्ग को लगभग 52% थी भारत की जनसंख्या के आधार पर। हालांकि ये जो इसका एक वीक पॉइंट था इस कमीशन का, वो यही था कि ये जो आधार बनाया गया, इसको 1931 की जनगणना को आधार बनाया गया इसका, जो कि थोड़ा सा गलत था, क्योंकि आप को कर रहे हैं 1970 में और आधार बना रहे हैं 1931 की जनगणना का, जो काफी पिछड़ा था, मतलब कि बहुत ही पुराना था, जिसमें बहुत सारे चेंज आ चुके थे अब तक की राजनीति और इतिहास में। तो दोस्तों, 10 साल बाद फाइनली वो दिन आया जब मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 12 दिसंबर 1980 को मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन तब तक मोरारजी देसाई जी की सरकार गिर जा चुकी थी और चौधरी चरण सिंह सरकार बनाने जा ही रहे थे कि वो बीच रास्ते से लौट आए। ये है चौधरी चरण सिंह जी। उसके बाद वापस 17 में एंट्री हुई द टिपिकल इंडियन कांग्रेस की, यानी कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की। 10 साल इन्होंने राज किया। अब देखिए दोस्तों, ये की पिक्चर है, ये तब की पिक्चर है जब 1983 में मंडल कमीशन ने अपनी तत्कालीन प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपी। ज्ञानी जियाल सिंह उस समय के प्रेसिडेंट थे। दोस्तों, 1980 में मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली, परंतु उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1983 में यानी 1983 में उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जियाल सिंह को सौंपी। तो ये सबकी तस्वीर है, एक साइड है ज्ञानी जियाल सिंह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दूसरी तरफ है मंडल कमीशन के हेड। अब दोस्तों, यहाँ पर राजनीति में थोड़ा सा ट्विस्ट आया और मंडल कमीशन कहीं ना कहीं धूल लगती रह गई। दोस्तों, 10 साल कांग्रेस ने इस कमीशन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और राजीव गांधी ने इसे एक सड़ा हुई डब्बे में खाना बताया, क्योंकि कांग्रेस का यह मानना था कि अगर हम ओबीसी वर्ग को आरक्षण दे देते हैं तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण या सवर्ण वर्ग है जो वो हमसे नाराज हो जाएगा और हमारे लिए यह चुनाव में विपरीत परिस्थिति पैदा कर सकता है। इसीलिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने एक चतुर नेता का प्रमाण देते हुए इस कमीशन के बारे में कुछ भी नहीं किया और ये फाइल केवल धूल ही लगती रह गई 9 सालों तक।
फिर दोस्तों क्या हुआ कि देश की सत्ता में एक बहुत ही विशाल परिवर्तन हुआ। दोस्तों ये देखिए एक तस्वीर, इसमें तीन व्यक्ति, एक जो भविष्य भारत के इतिहास में कभी नहीं भूले जाएंगे। तीन लोग मिलकर कांग्रेस को हरा देते हैं और ये तीनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, एक सरकार बनाई, जिसमें मुख्य रूप से थे देवीलाल, बीपी सिंह एंड चंद्रशेखर। बीपी सिंह को तो कौन नहीं जानता, 1984 में बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी के विरोध में आने वाले कांग्रेस के ही नेता थे, जो बाद में इन्होंने अपनी अलग एक पार्टी बना ली जिसका नाम था नेशनल फ्रंट। बीच में है चंद्रशेखर। दोस्तों चंद्रशेखर ने भी एक पार्टी बनाई, ये भी पहले कांग्रेस में थे लेकिन ये 1970-74 में कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके थे। और सबसे लेफ्ट में है देवीलाल। ये तीनों ने मिलकर एक सरकार बनाई। दोस्तों इसमें भी एक बहुत ही बड़ा गोलमाल था। हुआ क्या दोस्तों कि देवीलाल ने सोचा, जब क्या हुआ कि चुनाव हुए 1989 में, तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा बहुमत मिला, लेकिन कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस ने जीती, लगभग 193 सीट है, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। तो इन तीनों ने कोलाइजेशन करके बीजेपी के साथ भी एक सरकार बनाई। तो देवीलाल को यह लगा कि मैं चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए देवीलाल ने अपना समर्थन सरकार को दे दिया। परंतु बीपी सिंह ने गेम पलटकर खुद प्रधानमंत्री बन गए और देवीलाल को बाद में पता चला और वो कुछ हद तक नाराज भी थे इससे। बीपी सिंह ने सरकार बना ली और भारत के प्रधानमंत्री बने। कुछ दिन तक चलता रहा, 6 महीना बीतते बीतते आडवाणी जी भी इनके साथ थे, उन्होंने भी राम मंदिर के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। बीपी सिंह को बाहर, अंदर तो बहुमत में बीजेपी ने भी अपना सहयोग दिया था, परंतु बाहर आडवाणी जी इनकी बीपी सिंह के बारे में कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहते थे। इनकी पार्टी के ही एक मुख्य किरदार चंद्रशेखर भी इनका विरोध कहीं ना कहीं कर रहे थे। देवीलाल भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। तो हुआ क्या दोस्तों कि बीपी सिंह को समझ में आ गया कि मेरी सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। तो दिसंबर 2 को 1989 को बीपी सिंह की सरकार बनी और 10 नवंबर 1990 को इनकी सरकार गिर गई। लेकिन इस बीच दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई कि जब बीपी सिंह को समझ में आया कि मेरे और चंद्रशेखर के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, हमारे बीच में दरार पड़ चुकी है, तो बीपी सिंह और आडवाणी जी भी काफी ज्यादा अटैकिंग मूड में है। तो बीपी सिंह को लगा कि मुझे कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को स्थिर करना पड़ेगा, मुझे अपने एक वोट बैंक को चुनना पड़ेगा, तभी मैं भविष्य में फिर से अपनी राजनीति चमका पाऊंगा। ऐसा उस समय के पॉलिटिकल एनालिसिस ने कहा दोस्तों। तो हुआ क्या, बीपी सिंह को एक उपाय सूझा कि क्यों ना मैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर देता हूं। तो बीपी सिंह को यह जुनून चढ़ा कि मैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करूंगा और बीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को एकदम से, सरकार बनने के लगभग 6 से 7 महीना बाद ही एकदम से यह घोषणा कर दी प्रेस में कि हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ेंगे और इसे लागू करेंगे। और 15 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इन्होंने लाल किला से इम्प्लीमेंट कर दिया और ओबीसी वर्ग को यानी कि 27% आरक्षण दे दिया गया। इसका दोस्तों कहीं ना कहीं पूरे देश में बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा और पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि ये तो गलत है, हमारी 100 में से 27 सीटें चले गई नौकरी की। इसका पूरे देश में सवर्णों ने विरोध किया, ठाकुरों ने भी विरोध किया और कांग्रेस पार्टी को भी पता था कहीं ना कहीं ये गलत हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ कर नहीं सकती थी। आडवाणी जी को भी ये पसंद नहीं आया, इन्होंने भी खुलकर कुछ बोला नहीं, लेकिन इन्हें भी समझ में आ गया कि हमारा हिंदू वोट अब कहीं ना कहीं बढ़ चुका है, ओबीसी वर्ग कहीं ना कहीं बीपी सिंह के साथ जा सकता है। तो आडवाणी जी भी कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हुए नजर आए, लेकिन खुलकर नहीं कर पा रहे थे वोट बैंक के कारण। तो दोस्तों हुआ क्या फिर कि ये एक बहुत ही बड़ी घटना हुई देश में। डीयू के एक स्टूडेंट थे राजीव गोस्वामी, इन्होंने अपने आप को आग लगा ली और इनको देखकर लगभग 159 लोगों ने और भी अपने आप को आग लगा ली, जिनमें से 63 लोग खत्म हो गए। ये उस समय की बहुत ही आइकॉनिक पिक्चर है, या कह सकते हैं बहुत ही दुखी करने वाली पिक्चर है। ये राजीव गोस्वामी की पिक्चर है जिन्होंने अपने आप को आग लगा ली थी दोस्तों। तो पूरी तरफ देश में एक तरफ तो इसके विरोध में, मंडल कमीशन के विरोध में धरने चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे और मंडल कमीशन को पक्ष में भी प्रदर्शन चल रहे थे। इसके बाद दोस्तों बीपी सिंह की साथ एंट्री हुई भारत में यूपी बिहार के कई आज भी जो दबदबा बनाकर रखे हैं बहुत से बड़े बड़े नेताओं की। इसमें एंट्री हुई लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, नीतीश कुमार और कई अन्य ओबीसी वर्ग के नेताओं की। दोस्तों ओबीसी वर्ग के इन नेताओं ने जगह जगह जाकर इस मंडल कमीशन का सपोर्ट किया, लोगों को जागरूक किया इस कमीशन के बारे में और बीपी सिंह के साथ खुलकर खड़े हुए। जैसे कि आडवाणी जी ने, और इसी समय आडवाणी जी ने
रथ यात्रा की घोषणा कर दी थी। इसी प्रकार बीपी सिंह ने भी एक रथ यात्रा निकाली मंडल रथ के नाम से, और उनके साथ एक तरफ देख सकते हैं पिक्चर में लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान जी भी आपको नजर आ रहे होंगे। इन सब ने मिलकर इनका सहयोग दिया मंडल कमीशन पर, और कहीं ना कहीं अपनी राजनीति भी चमकाई, और भविष्य में इन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम पाया। तो दोस्तों खैर बीपी सिंह अपनी सरकार नहीं बचा सके और इनकी सरकार गिर ही गई। चंद्रशेखर ने इनसे अपना बहुमत वापस ले लिया। जो बीपी सिंह ने एक पैतरा चला था अपनी सरकार बचाने के लिए, वो फेल हो गया, लेकिन मंडल कमीशन देश में लागू हो चुका था। उसके बाद आडवाणी जी की रथ यात्रा चालू हो गई। आडवाणी जी ने राम मंदिर को मुद्दा देश में उठाना शुरू कर दिया। जहां जहां आडवाणी जी की रथ यात्रा जा रही थी, देश में दंगे होने शुरू हो गए। उसके बाद एंट्री हुई देश एक बहुत ही महत्वपूर्ण वकील इंदिरा साहनी की। इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट ने इस चैलेंज को, इस कमीशन को चैलेंज किया, और हमें पढ़ने को मिला या जानने को मिला इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसी बीच दोस्तों इंदिरा साहनी ने कोर्ट से सवाल पूछा, ओनली बेसिस ऑफ कास्ट रिजर्वेशन कैन बी गिवन। इंदिरा साहनी ने कहा कोर्ट से कि क्या केवल जातिगत आधार पर हम आरक्षण दे सकते हैं, और इंदिरा साहनी ने यह भी कहा कि क्या बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड को हम एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। इंदिरा साहनी ने सवाल पूछा तो कोर्ट ने इस ऑर्डर पर, इस कमीशन पर स्टे लगा दिया, और तब तक कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। और दोस्तों ये है नरसिम्हा राव। इन्होंने सवर्णों का विरोध देखा नहीं गया इनसे, और इन्होंने सवर्णों के लिए भी 10% आरक्षण की घोषणा कर दी। तो दोस्तों हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों केसों को, और सुप्रीम कोर्ट ने इन केसों पर रोक लगा दी, 10% आरक्षण पर भी रोक लगा दी, और मंडल कमीशन की को भी, और इन दोनों केस को मर्ज कर एक 9 सदस्यीय बेंच का गठन किया गया, और मंडल कमीशन को जजमेंट को इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को कोर्ट में हेयरिंग शुरू हुई। तो दोस्तों आइए देखते हैं कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। दोस्तों जजमेंट 6-3 से पारित हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा द कोर्ट रिजेक्ट द एडिशनल रिजर्वेशन ऑफ 10% पुअर सेक्शन ऑफ हायर कास्ट। तो जो नरसिम्हा राव ने सवर्णों को 10% आरक्षण दिया था, वो कोर्ट ने सीधी तरह से नकार दिया। द एडवांस सेक्शन अमंग द ओबीसी क्रीमी लेयर शुड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी रिजर्वेशन। दोस्तों कोर्ट ने यह भी कहा कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण तो देना सही है, लेकिन इसमें एक क्रीमी लेयर होना चाहिए, जिसमें कि जो एडवांस है, मतलब कि जो बैकवर्ड नहीं है ओबीसी में, उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन कैन नॉट बी एक्सीड द लिमिट ऑफ 50%। दोस्तों कोर्ट ने यह भी कहा कि रिजर्वेशन की लिमिट एक 50% होनी चाहिए, इससे ज्यादा रिजर्व सीट नहीं होनी चाहिए। द रूल शुड बी अप्लाइड एवरी ईयर, द कैरी फॉरवर्ड रूल इन केस ऑफ अनफिल्ड वैकेंसी इज वैलिड। दोस्तों ये भी कहा कि होता क्या था कि जब भी कोई ओबीसी वर्ग के लिए या रिजर्वेशन में, जैसे कोई मान लो 50 सीट की भर्ती आई और वो 50 सीटें रिजर्व हैं, अगर वो 50 सीटों में से मात्र 30 सीट ही भर्ती हैं और 20 सीट खाली रह जाती हैं, तो दोबारा जब भर्तियां आएंगी तो वो 20 सीट भी उसमें रिजर्व हो जाती थी। तो मतलब कि अगर जो कोटे के हिसाब से 100 सीट फिर आई और ये 20 सीट भी उसमें आ जाएंगी, तो टोटल 120 सीट में से अगर 27% कोटे के लिए रिजर्व है, तो ये 20 सीट भी उसमें जुड़ जाएंगी। तो कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा जरूरी है, ऐसा जुड़ना चाहिए, लेकिन 50% सीट फिर भी रिजर्व नहीं होनी चाहिए। ये जरूरी है कि हम कैरी फॉरवर्ड रूल को अपनाएं, लेकिन इसमें भी 50% से ज्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन रिजर्वेशन वी कन्फाइड इन द इनिशियल अपॉइंटमेंट। दोस्तों कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये था इंदिरा साहनी कि इसका जजमेंट। कोर्ट ने कहा कि 10% आरक्षण अमान्य है, केवल हम किसी स्पेशल कंडीशन में ही 10% आरक्षण को लागू कर सकते हैं, और आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल जातिगत आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, विंग लॉ गाय। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।